Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और आज मेरे साथ हैं कविता थपलियाल। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में, जहां पर शैल जी आज हम काफी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि निवेश की सलाह तो अक्सर हम आपको देते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि बाजार की चाल के मुताबिक क्या अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट और रिवैम्प और रीबैलेंस करते रहना चाहिए? बिल्कुल। तो कविता जी, इसके पीछे कारण ये है कि आपने इतनी शानदार तेजी देखी है बाजार में और इतना टनों पैसा लोगों ने कमाया है कि रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी है, रिकॉर्ड हाई पर सेंसेक्स आपको आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की चाल देखते ही बनती है। अन्य कई ऐसे इंडिसेस हैं जो रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं। तो जो आपने मुनाफा बनाया है इतना, उसको किस तरीके से सेफ गार्ड करें, पहली बात। बिल्कुल। और जो दूसरे सेक्टर फिलहाल नहीं चले हैं, क्या उसमें निवेश करें या जो घोड़ा दौड़ रहा है, जो नाव तेज चल रही है, उसी में बने रहें। तो ये शो एक बहुत अहम शो इसलिए है ताकि आपने जो पैसा बनाया है वो आप उसको कंजर्व करें, और जो आपने पैसा फिलहाल नहीं बनाया है, बिल्कुल, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ये शो उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं आज हमारे खास मेहमानों से। आज हमारे साथ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज हैं और साथ ही वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के हेमंत उस्तगी। स्वागत है आप दोनों का ही इस खास पेशकश में। शैल जी ने जो आखिर की लाइन कही, मैं शुरुआत उसी से करना चाहूंगी। हेमंत जी, जिन्होंने पैसा नहीं बनाया वो अब क्या करें? मार्च से लेके अब तक बाजार की चाल ने जितना मुनाफा आपको कमा के दिया है, अगर आपने निवेश रोक दिया होता, अगर आपने एसआईपी रोक ली होती या पैसे निकाल लिए होते, तो आप अब तक कितना गवा चुके हैं? पहले मुझे ये बताइए। कविता, देखिए, अभी तक जो भी मार्केट में हमने देखा है, उसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो इमोशन जो है इन्वेस्टर्स के काफी मिक्स हैं। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना प्रोसेस को कंटिन्यू किया है, डिसिप्लिन रखा है, एसेट एलोकेशन को मेंटेन किया है, तो आप बहुत खुश हैं। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो साइड लाइन पे खड़े हैं, सोच रहे थे, जब गिरावट आई, देखिए होता क्या है, हम हमेशा इंतजार करते हैं गिरावट का, लेकिन जब गिरावट आती है तो हमको लगता है कि नहीं अभी और गिरेगा, तो हम इन्वेस्ट नहीं करते। तो जिन लोगों ने बाहर खड़े रहे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू नहीं किया, वो ऑब्वियसली काफी हैरान है। और परेशान वो लोग हैं जिन्होंने जल्दी में ये सोच के कि ये मार्केट शायद थोड़ा और गिर जाए यहाँ से, उन्होंने अपना पैसा वो है निकाल लिया। और यहाँ पे मैं उन इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो जेन्युइनली, जिनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, मैं उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनको लगा कि भाई हमने पैसा रखा था, इतने समय कुछ बना नहीं, अभी मार्केट नीचे जा रहा था, हमने निकाल लिया। तो देखिए मिक्स्ड इमोशंस हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप उन निवेशक में से हैं जिन्होंने अभी तक इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया या पैसा निकाल लिया, तो मुझे लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को फिर से देखने की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं ना, रीबैलेंस करने की जरूरत है, डेट से इक्विटी। ये सोच के कि मार्केट में बहुत ज्यादा हमने देखा है कि बहुत ज्यादा बढ़त हो गई है, उसको सोच के अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो जैसे हमने पहले मिस किया, वो भी हम आगे जाके मिस करने वाले हैं। क्या बात है रस्तगी साहब, आपने तो इतनी अच्छी तरीके से समझाया है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि इसमें कौन से दो शब्द जोड़ूं। लेकिन ऐसा करते हैं, अजीज साहब को जोड़ते हैं। तो ये बताइए फिरोज जी, जो लोग खुशनसीब नहीं हैं, जिन्होंने पैसा नहीं डाला फिलहाल, या वो जो निकाल चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां आपको लगता है कि फिलहाल पैसा बचा है टेबल पर और हमें निवेश करना चाहिए? शैलेंद्र जी, जो लोग बाहर रह चुके हैं उनको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि एसेट एलोकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्विटीज की जो रैली हुई है, देखने को तो बहुत बड़ी रैली है। दिसंबर टू दिसंबर आई थिंक 7-8%, 9% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो मिस कर चुके हैं आप फॉल को, उसको आप अब वो भूल को ज्यादा देर ना चलाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगले साल आने की जो गुंजाइश है वो काफी ज्यादा है। निफ्टी में 35 से 40% की अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि 10 महीने वाला साल था ये, क्योंकि 2-3 महीने तो चले गए थे उसमें। उसके बाद अगला साल 12 महीने का पूरा होगा। तो 2-3 कारणों से अर्निंग्स ग्रोथ 35% to 40% एस्टिमेट्स हैं। तो इसको मिस करना समझदारी नहीं होगी। स्टैगर करके इन्वेस्ट करें। स्टैगर करेंगे तो अगले 3 महीने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए।
महीने तक अगर मार्केट नहीं गिरती है तो इस 13,000 प्लस की लेवल्स पे लाखों करोड़ों का कारोबार हो चुका होगा, तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। Coming back to the pointed question, Shailendra ji, I think still auto, metals and infrastructure में काफी और बढ़त देखने को मिल सकती है। अभी स्टील इंडस्ट्री, केमिकल्स, ये सब जो 4-5 सेक्टर जो मैंने बताए, उसमें अगर चेरी पिकिंग की जाए स्टॉक्स की, अगर करना चाहे कोई, तो पोटेंशियल अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से काफी है। अजीज साहब, ये बताइए 2-3 फंड के नाम लीजिए जहां पर आप खुद अपना पैसा डालेंगे, क्योंकि अब चक्कर ये हो रहा है कि 13,250 के ऊपर निफ्टी और 45,000 के ऊपर सेंसेक्स है, तो दिन वही अच्छा है जिस दिन आप पहला एसआईपी करें, लेकिन करें कहाँ? शैलेंद्र जी, मैं कहूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में सबसे हैवी वेट म्यूचुअल फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, और मेरा मानना है कि जितनी मार्केट ऊपर चली जाए उतना आपको सेलेक्टिव होते जाना है। 60 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो से 33 मतलब 23 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में ज्यादा परख होगी, ज्यादा शार्पनेस होगी। सो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी मेरा फेवरेट फंड है, इसलिए मेरा वेटेज भी सबसे ज्यादा है और एट अ पोर्टफोलियो लेवल। एंड अगर आप कन्वेंशनल फंड स्कीम्स खरीदनी है लार्ज कैप में, मेरा एसेट लार्ज कैप की पास्ट परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, उसका जो आज पोर्टफोलियो है उसकी टारगेट एनएवी हमने कंप्यूट की अगले 1 साल हर स्टॉक्स को देख के, तो मेरे हिसाब से उधर पोटेंशियल अच्छी खासी देखने को मिल सकती है 1 से 1.5 साल में ही। ऑलराइट, तो शुभारंभ करना हो निवेश का तो एसबीआई फोकस्ड और मेरा एसेट लार्ज कैप इक्विटी आपको फिरोज ने रेकमेंड किया है। लेकिन हेमंत जी, रीबैलेंसिंग के सवाल पे मैं आती हूँ। अब उन लोगों ने जिन्होंने रनअप देख लिया मार्च से लेके अब तक बाजार में और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लिया है, अब इसे सेफगार्ड करने का वक्त आता है, क्योंकि अब ऐसे ना हो कि बाजार गिरे और आप गिरावट के पचड़े में पड़ जाएं। अब मुझे बताइए, रीबैलेंसिंग के लिए हमें किस तरह से अपने इस मुनाफे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए? इक्विटी डेट में किस तरह इक्वल प्रपोर्शन में हम पैसे बांटे? कभी तो देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, अपने गोल्स को आप डिफाइन करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म का पैसा है वही इक्विटी में जाता है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं और आप किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो शायद हो सकता है 10, 15, 20 साल दूर हो, तो मुझे नहीं लगता कि उन इन्वेस्टर्स को जो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत श्योर है कितना समय आपके पास है, उनको इस समय पे रीबैलेंस करने का सोचना चाहिए। ये देखिए, अगर जैसा फिरोज ने भी कहा कि अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो रिटर्न 10-11% ही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अगर आपने ये रैली के साथ एंजॉय भी किया, तो आगे आगे आप जैसे जाएंगे, नंबर्स हैं, बेसिकली ये मार्केट के नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई है कि आगे मार्केट नहीं जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उन इन्वेस्टर्स को रीबैलेंस करने की जरूरत है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले 2-3 साल के अंदर हमने देखा कि मार्केट पहले बहुत नैरो था, कुछ स्टॉक जो है मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर हमने देखा कि लार्ज कैप की परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा अच्छी रही, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो लैगर्ड्स है, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। हालांकि उसमें हम डेफिनेटली अब देख रहे हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो में बायस लार्ज कैप को कर दिया था, आपको अपनी एलोकेशन जो सेगमेंट्स थी उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। मुझे लगता है ये समय ऐसा है कि आप अपनी जो एक्सपोजर है मिड कैप और स्मॉल को, ज्यादातर मैं कहूंगा मिड कैप को, क्योंकि ये कौन सी कंपनीज हैं, ये 101 to 250 कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, काफी अच्छी कंपनीज हैं, काफी अच्छे मिड कैप फंड्स हैं या लार्ज एंड मिड कैप के फंड्स हैं, उनमें आप थोड़ा सा अपना एलोकेशन बढ़ाइए, ताकि जो एक्चुअल में ग्रोथ यहाँ से आपको मिले। जैसे हम बात कर रहे थे ऑल टाइम हाई की, देखिए मिड कैप तो अभी भी अगर मैं देखूं 50% मिड कैप कंपनियां जो है पिछले 5 साल के एवरेज से अभी भी नीचे हैं। पोटेंशियल वहां पे बहुत है, थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे। इक्विटी एज एन एसेट क्लास में नहीं कहूंगा कि आप रीबैलेंस करो, लेकिन सेगमेंट वाइज डेफिनेटली मैं कहूंगा कि रीबैलेंस करने का समय है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। चलिए, रीबैलेंसिंग की बात आपने बहुत अच्छी तरीके से सुझाई। अजीज साहब, मेरा तो बड़ा मन था कि आपसे चर्चा करूं गोल्ड पर, लेकिन हेमंत जी ने एक इतना बढ़िया मुझे क्यू दिया है कि मैं अपना सवाल बदल रहा हूं और अब आपको बताना पड़ेगा कि अगर लार्ज कैप में से कुछ ऐसे निवेशक हैं जो समझदार थे, आपको सुन रहे थे, हमको देख रहे थे और उन्होंने बेहतरीन पैसा कमाया है शानदार रैली में, वो कुछ पैसा भुनाना चाहते हैं। प्रॉफिट इन द बुक इज नॉट एज गुड एज प्रॉफिट इन द बैंक। तो वो ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने पैसा भुना लिया है और बैंक में हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई बढ़िया मिड कैप फंड बताइए जहां पर आप निवेश करना चाहते हो और फिलहाल वो आपको लगता हो कि जो आपकी प्रोजेक्टेड एनएवी है वो अभी बहुत दूर है।
आई थिंक विनीत सामरे का जो फंड है डीएसपी मिड कैप, उसमें अगर स्टॉक्स को बारीकी से देखा जाए और उनकी एनालिस्ट की प्रेडिक्शंस देखी जाए और अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल देखी जाए और टारगेट एनएवी कंप्यूट की जाए, तो उधर पोटेंशियल मेरे हिसाब से ज्यादा है। उनका जो ऑलमोस्ट 70-75% पैसा 150 कंपनियों में है जो मिड कैप कहलाती हैं सेबी के हिसाब से। बाकी 25% में उन्होंने बहुत अच्छा स्टॉक पिकिंग किया है, स्पेशली इन द स्मॉल कैप सेगमेंट and some in the large cap segment. So Vineet Samre's DSP mid cap would be my pick from the next few year perspective. ऐसा भी होगा अजीज साहब कि बहुत लोगों के पास ये फंड होगा भी, क्योंकि इतना पॉपुलर फंड है कि मैं भी इसके बारे में जानता हूँ। एक दो नाम अगर आप और शेयर करेंगे तो वो वाली बात होती है ना, जब इंसान बुफे में जाता है तो वो नान भी खाता है, वो रोटी भी खाता है और 2-3 तरीके की सब्जी भी ट्राई करता है। तो एक आध और मिड कैप फंड का नाम लीजिए। शैलेंद्र जी, आपकी नॉलेज म्यूचुअल फंड्स की तो हर फंड आप जानते होंगे, बट लेट मी गिव यू अनदर फंड व्हिच इज अगेन अ पॉपुलर फंड। अगर थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है तो एचडीएफसी स्मॉल कैप चिराग सेतलवाड़ जो मैनेज करते हैं, उनके पोर्टफोलियो में काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी अभी भी पोटेंशियल हेडरूम बहुत ज्यादा है। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप वुड बी माय अदर पिक। थोड़ा सा मिड कैप, थोड़ा सा स्मॉल कैप लें तो अच्छा मिक्स होगा विद द प्रॉफिट्स यू हैव इन द बैंक। ऑलराइट, तो डीएसपी मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप आपकी चॉइस है इस कैटेगरी में। लेकिन हेमंत जी, थोड़ा सा सवाल मुझे मिड कैप स्मॉल कैप की रैली पर और इनकी चाल पर भी पूछना है। क्या ये सही वक्त आ गया है कि हम मिड कैप स्मॉल कैप पर फिर से भरोसा दिखाएं? बिकॉज बीते कुछ सालों इन्होंने निवेशकों के बहुत सारे पैसे लुटाए हैं। अब क्योंकि हम बाजार में तेजी का आलम देख रहे हैं, चौतरफा तेजी है क्योंकि, तो यहाँ पर भी एनीवेज उस लेवल तक पहुंची है जहां पर हमें उम्मीद थी। लेकिन अब हम और निवेश करें या हम मुनाफा बांध लें? कविता, तो आपके सवाल का जवाब सीधा ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता है ये समय आ गया है कि इन्वेस्टर्स को अपना एलोकेशन जो है मिड कैप स्पेशली उसमें बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज अगर इन्वेस्टर हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो टाइमिंग जो हम करते हैं ना, कभी कभी सूट करता है हमें और काफी समय तक हमारे फेवर में नहीं जाता है वो, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि जब हम बात करते हैं ना एसेट एलोकेशन की, तो उसके अंदर जो इक्विटी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स की, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। देखिए, आप एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि जैसा मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म कोई भी इन्वेस्टर है उसका 60% लार्ज कैप में हो और 40% जो है मिड और स्मॉल में हो। अगर आपने ये एलोकेशन बना के अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया पिछले 3-4 साल में, हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई हो कि भाई इन फंड्स ने मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने किन लेवल पे एवरेजिंग किया, किन लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो जब आप अब रैली जो देख रहे हो मिड कैप और स्मॉल कैप में और आगे जो देखेंगे, आप सोचिए आपको कितना फायदा होगा। ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं किया ऐसा, तो अभी जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरा ये डेफिनेटली मानना है कि इस समय पे एलोकेशन को बढ़ाना चाहिए। देखिए, इक्विटी मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी फंड उठा लिया, उसके अंदर एलोकेशन देखना बहुत जरूरी है। फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है, ये तीनों चीज देखिए। और कुछ मिड कैप की जैसे ऑलरेडी बात हुई है, तो मुझे लगता है कि मिड कैप डेफिनेटली पोर्टफोलियो का हिस्सा आना चाहिए। अगर आपके लिए वो मुश्किल है, आपको लगता है कि डायरेक्टली मिड कैप में आप नहीं डाल सकते हो, तो एक कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे तकरीबन 50% पैसा जो है लार्ज कैप में, 50% पैसा जो है मिड कैप में रहता है मोस्ट ऑफ द फंड्स का। तो आई थिंक वो भी एक अच्छी एडिशन पोर्टफोलियो में हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि आप एलोकेशन को समय समय पे कैसे बदलें। तो ये दो ऑप्शंस हैं, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस समय देखनी चाहिए। चलिए, तो ये तो चर्चा हुई लार्ज कैप और मिड कैप की। और अगर आप कविता जी के और मेरे और CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल से जुड़ेंगे तो जो जो फंड्स यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं हम वहाँ पर अपलोड करते रहेंगे। अब चर्चा करते हैं गोल्ड की। अजीज साहब, प्रश्न आपसे है। 55,000 का हम लोगों ने प्राइस देखा, 46,000 तक वापस आपको गोल्ड आता हुआ दिखा। कितना प्रतिशत आप चाहते हैं कि गोल्ड हो एक नॉर्मल पोर्टफोलियो में? क्या मौका उठाया जाए इस वक्त कि गोल्ड में वापस निवेश हो? और अगर आपका जवाब हाँ है तो कौन सा जरिया होगा? मेरा जवाब हाँ है, स्पेशली फॉर दोज गाइस जिनके पास कोई डॉलर ऑब्जेक्टिव हो। गोल्ड एक बहुत अच्छा जरिया है डॉलर इकट्ठा करने का, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस डॉलर पे भी निर्भर करते हैं। आज की डेट में डॉलर डेप्रिशिएट हो चुका है बाकी हर करेंसी के मुकाबले। इंडिया, ब्राजील एंड रशिया के मुकाबले डॉलर डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, और हमारा ये मानना है कि आइडियली ये लेवल स्टेबल रहेंगी। सो एनीबॉडी हु हैज अ ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना है, आपको फॉरेन टूर करना है, तो गोल्ड मैंडेटरी है, पॉइंट 1।
पॉइंट टू गोल्ड की जो रैली हो चुकी है, वापस बैक ट्रैक हुआ है। गोल्ड से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उम्मीद आपको एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखना है और 12% से 13% की रोलिंग रिटर्न 3 इयर्स में गोल्ड दे चुका है, वो देने की क्षमता रखता है। एक साल में 50% 40% जो हो चुका था वो उसको एक्सट्रापोलेट करना समझदारी नहीं होगी। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, शैलेंद्र जी जैसे आपने पूछा क्या जरिया है, मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही जरिया है, बाकी सब रिडंडेंट है अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि आपको 4 से 5% ज्यादा पोस्ट टैक्स रिटर्न सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड से ज्यादा दे सकता है, क्योंकि 2.5% का ब्याज मिलता है और आपको टैक्स फ्री गेन्स मिलती हैं अगर होल्ड टू मैच्योरिटी, अगर एंड तक होल्ड करते हो तो कैपिटल गेन टैक्स 0 है। इन दोनों की वजह से आपको 4 से 5% अधिक रिटर्न गोल्ड के दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मुकाबले मिल सकता है। गोल्ड फंड से या गोल्ड ETF से आपको 5% 4% पोस्ट टैक्स रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, और 2.5% का जो ब्याज है, आज लिक्विड फंड में 3 से 3.5% का ब्याज मिलता है, तो 2.5% का ब्याज इज वेरी अट्रैक्टिव। सो ओनली इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इवन अगर आपको जल्दी भी बेचना पड़े तो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप बेच सकते हैं और अच्छी खासी खरीद बेच हो रही है। जैसे अजीज साहब आपने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया। अब मैं कविता जी से प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि वो इतनी ध्यान से ये गोल्ड की फुटेज जो चल रही थी हमारी स्क्रीन पर देख रही थी। बताइए कविता जी, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड आप खरीदेंगे या ज्वेलरी पसंद है आपको? नहीं, ज्वेलरी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, निवेश के लिहाज से मैं भी सहमत हूँ तमाम एक्सपर्ट से कि आपके पास निवेश का जो सही जरिया फिलहाल मौजूद है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जहां पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज की कमाई होती है, साथ ही टैक्स फ्री भी होता है अगर आप 8 साल तक उसे होल्ड करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा एसेट एलोकेशन की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमने गोल्ड का यहाँ पे जिक्र किया है। बहुत जरूरी है अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना। इक्विटी में रीबैलेंस की तो हमने बात कर ली हेमंत जी, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में अब डाइवर्सिफिकेशन को लेकर हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी जरा नजर डालें। देखिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के 2 तरीके हैं। जैसे हमने पहले बात की, गोल बेस्ड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म में आपका जो फोकस है वो प्रोटेक्शन पे रहेगा, तो आप डेट में जाएंगे। मीडियम टर्म में आप ग्रोथ और सेफ्टी दोनों चाहते हैं तो वो हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनता है, और लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो जो वो इक्विटी का बनता है। तो अगर आपने उसको फॉलो किया तो फिर आप उस एसेट एलोकेशन को बना के रखिए, क्योंकि आपने अपने गोल्स को देखा है, अपने टारगेट्स को देखा है। लेकिन अगर आपने ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखा है, ओवरऑल गोल बेस को नहीं किया लेकिन ओवरऑल किया, मान लीजिए आपका कंफर्ट है 50% इक्विटी से या 60% इक्विटी से, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि वो रीबैलेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितना करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक एलोकेशन को मेंटेन करते हो, जब तक आपकी एलोकेशन 10% से ज्यादा चेंज ना हो, मान लीजिए आपका इक्विटी की बात करूं या डेट की बात करूं, 10% से ज्यादा जब तक वो चेंज ना हो, वो चेंज कब होगा? वो चेंज तब होगा जब मान लीजिए स्पेशली वो इक्विटी इसको ड्राइव करेगा। इक्विटी मार्केट ऊपर चला गया, 50 की जगह 60 हो गया, तब आप उसको रीबैलेंस करिए। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो फिर गिरते बाजार में भी आपको रीबैलेंस करना होगा, ताकि आप लोअर लेवल पे इन्वेस्ट कर सको। तो वो क्लियरली डिपेंड करता है एज एन इन्वेस्टर, आप किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, किस तरह का एलोकेशन बनाते हो। बट समय समय पे जरूरत है कि अपने पोर्टफोलियो को आप रीबैलेंस करें। डेट के अंदर भी, जैसे मैंने पहले कहा था, इक्विटी में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वैसे ही डेट के अंदर भी इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट कैसी है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट्स का और बॉन्ड प्राइसेस का, उसको ध्यान रख के आपको देखना है। कभी कभी आप ड्यूरेशन फंड में जाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, कभी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएंगे तो अच्छा मिलेगा। तो आई थिंक उन चीजों का भी ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। चलिए, फिलहाल आपने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया कि एसेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए, गोल्ड में आपको क्या खरीदना चाहिए, और टॉप ब्लू चिप और मिड कैप फंड्स कौन से हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा जुड़ेंगे फिरोज अजीज साहब से और हेमंत जी के साथ, और चर्चा करेंगे कि गिरते ब्याज दरों में डेट फंड्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो डेट फंड्स में निवेश कर रहे हैं और वहाँ पर उनको उतना मुनाफा नहीं हो रहा जितना कि 2 साल पहले हो रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक से एक बेहतरीन फंड्स की चर्चा हो रही है सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद फंड्स पर। स्वागत है आप सभी का फायदेमंद फंड्स में, जहां पर शो के आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं और डेट फंड पे हम चर्चा करें उससे पहले एक छोटा सा सवाल हमारे एक दर्शक का लेते हैं। कोलकाता से अभिजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत नमस्कार, कैसे हैं आप?
नहीं, अच्छा हूँ मैं, नमस्कार। आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, 6 फंड्स आपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। आपने कुछ 30 लाख रुपए इकट्ठा करने का मन बनाया है 10 साल में, हाँ, मैं और रिटायरमेंट के लिए आपने 2 करोड़ का कॉर्पस जमा करने का टारगेट रखा है जो आपको 30 साल में इकट्ठा करना है। मॉडरेट रिस्क टेकर भी है, यानी आपने अपनी जोखिम को लेकर अच्छी खासी पड़ताल की हुई है। फिरोज, फंड स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक्सिस ब्लू चिप है, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी है, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, SBI बैंकिंग एंड PSU, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी। सभी फंड्स में 2000 रुपए की इनकी SIP चल रही है। बताएं कहाँ बदलाव करने चाहिए? मेरे हिसाब से आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी खासी रैली दिखा चुका है। एटलीस्ट 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स ये जो मोमेंटम है बैंकिंग में और चलेगा। 32-33,000 निफ्टी बैंकिंग निफ्टी टच कर सकती है, बट आई थिंक थीमेटिक फंड की इनको जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर ये SIP के माध्यम से कर रहे हैं। थीमेटिक स्कीम्स अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं, जब आपको लगता है कोई सेक्टर छूट गया है तो उसमें डालें, साल भर के लिए उसमें रहें और उसकी आउट परफॉर्मेंस को रिलीज करें। SIP के माध्यम से सेक्टोरियल फंड इकट्ठा करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। दैट्स वन चेंज। पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी एक अच्छा यूनिक फंड है, वो थोड़े कैश कॉल्स भी लेता है तो उसमें भी बरकरार रहे। मेरा एसेट ब्लू चिप एक्सेस, सो आई थिंक द पोर्टफोलियो बहुत अच्छा क्रिएट किया इन्होंने। SBI फोकस्ड इक्विटी में भी था, मैंने सुना कविता जी। सो आई थिंक only one change, definitely I think the portfolio has been created with great intent. ये डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा, आपको ये भी सलाह दी जा रही है। जल्दी से सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से भविंदर राणा का सवाल है। हेमंत जी, इन्हें 1 लाख रुपए लमसम निवेश करने हैं 20 साल के लिए, और फिलहाल जो गोल है इनका वो वेल्थ क्रिएशन है। देखिए, अगर ये इनकी पहली इन्वेस्टमेंट है, हालांकि इनके पास समय काफी लंबा है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसा नहीं हो कि इनको कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में कभी भी आ सकती है, और जब 20 साल का समय है तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो मैं ये चाहूंगा कि ये एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा अगले 3 से 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पहली बार पैसा लगाएं और लमसम लगाएं और फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी हो तो कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। कुछ एक अच्छे जैसे इक्विटी फंड की हमने पहले बात की थी, चाहे वो लार्ज एंड मिड कैप फंड हो या इवन जो ब्लू चिप फंड हो, वहां पे देख सकते हैं। जैसे मैं ये रिकमेंडेशन करना चाहूंगा कि जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड है या कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें लार्ज और मिड दोनों का प्रोपोर्शन सही है, तो इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे और इनके पास पैसा हो, मैं चाहूंगा कि ये एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, स्पेशली अगर वो SIP से इन्वेस्ट कर पाए तभी जाके वो एक इक्विटी का अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। बट शुरुआत करने के लिए एक लार्ज और मिड कैप फंड जो है, मुझे लगता है वो सही शुरुआत होगी। तो 2 सवालों के बहुत ही बेहतरीन जवाब। फिलहाल समय समाप्त हो चुका है फ़ायदेमंद फंड्स का, लेकिन बाज़ार में आप ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं, और जो सब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बाज़ार में हिस्सा लें और शानदार SIPs स्टार्ट करें। हम लोगों ने 6 फंड्स डिस्कस किए हैं, मैं उनका नाम दोबारा ले देता हूँ। अगर आप लार्ज कैप प्रेमी हैं तो आपको SBI फोकस्ड इक्विटी या मिराय एसेट लार्ज कैप फंड में लगाना चाहिए पैसा। मिड कैप्स के अगर आप मुरीद हैं तो आपको DSP मिड कैप और HDFC स्मॉल कैप फंड में पैसा डालना चाहिए। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड हेमंत जी को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आता है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी उनकी पसंदीदा चॉइस है।